आप जिस तरह से किसी आरोपी से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि कोर्ट ने उसको दोषी ठहराने से पहले ही आप उसको अपराधी मानकर उसको शेम करना शुरू कर दिया। कानून का डर होना चाहिए। कानून का डर से यदि व्यक्ति की जान बच सकती है तो निश्चित रूप से थोड़ा डर तो अच्छा है। 2 टॉपर दुर्ग में थे, एक की 4वीं रैंक थी, एक लड़की की 7वीं रैंक थी। तो 7वीं रैंक की लड़की के घर में गए, बड़ा छोटा सा घर था। जब मैंने लड़की से पूछा कि क्या चाहती हो बताओ तुम, कैसे मदद कर सकते हैं तुम्हारी, तो उसने बोला सर मेरे फादर जेल में है, उनसे एक बार मिला दीजिए। 2018 में दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ था, जिसमें दूरदर्शन के कैमरा पर्सन का दुखद निधन हो गया था, उसमें आपका एक वीडियो वायरल हुआ था उस समय कि आप घटना की जानकारी देते हुए फूट फूट कर रो पड़े थे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब से आप दुर्ग में थे तो बड़े ऐसा लगता था सक्रिय हैं, जब से कवर्धा ट्रांसफ़र हुआ है आपके जो वीडियोस आते थे थोड़े कम हो गए हैं। क्या शासन की ओर से कोई आदेश है, किसी को नापसंद है आपके वीडियोस? हम कितना भी कहें, डॉक्टर हैं, पुलिसमैन हैं, हम इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, हम इमोशनल एनिमल हैं। नमस्कार, मैं हूँ छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले में और कवर्धा के एसपी, और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पूरे देश में सोशल मीडिया पर सबसे मशहूर, सबसे ज़्यादा वायरल होने वाले पुलिसकर्मी वो हैं। डॉक्टर अभिषेक पल्लव मेरे साथ हैं, उनसे आज बात करेंगे। अभिषेक पल्लव जी, स्वागत लल्लन टॉप पर। थैंक यू। आपके वीडियो बहुत देखे हैं हमने, और आपके वीडियो देख करके ऐसा लगता है मतलब बहुत फन लविंग मज़ेदार किस्म के आईपीएस हैं ये। मतलब है ऐसा, या लोग डरते हैं अभी भी? मेरी कोशिश ये होती है कि सामान्य भाषा में बात की जाए, जो जनता तक पहुंच पाए। और आज के टाइम में यदि थोड़ा मनोरंजन रहे, थोड़ा ऊपर नीचे रहे, तो लोग उसको ध्यान से देखते हैं, और आप ध्यान से देखेंगे नहीं तो कुछ समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें कुछ सार निकले, जिससे लोग कुछ नया सीखें और वो कुछ बच पाएँ क्राइम से। आपने एक वीडियो, कई वीडियो देखे होंगे, पर एक वीडियो खास तौर से आपको अगर याद हो, जिसमें अभिषेक जी जो है सड़क पे जो हेलमेट पहन कर नहीं आए हैं उनको रोक रहे हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना है, अरे तुम्हारा नंबर प्लेट है, सीट बेल्ट लगाए हो कि नहीं, औचक निरीक्षण जैसा। ये एक्सरसाइज है बट विद कैमरा करना, ये कैसे हेल्पफुल है समाज के लिए, थोड़ा समझाइए इसको। यदि हम काफ़ी लोग साइलेंट वर्क में भरोसा रखते हैं, यदि मैं एक को पकड़ता हूँ, समझाता हूँ, क्राइम क्या है ये सबको पता है। सबको पता है हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, कानून से सबको डरना चाहिए। लेकिन इस देश में प्रॉब्लम ये है कि लोग कानून से नहीं डरते, लोग उसके एनफोर्समेंट से डरते हैं। और लोग एक थोड़ा सा शर्म आती है कि हम गलत कर रहे हैं, तब लोग डरते हैं। इंडिया में क्या है, टोका टोकी नहीं होता। जैसे कि वेस्ट में यदि आप बाहर जाएँ, कोई यदि बाहर कचरा फेंकेगा तो 10 लोग उसको आँख गुड़ाड़ के देखेंगे, तो आदि शर्म के मारे खुद ही उठा के उसको सही जगह पे फेंकेगा। इंडिया में क्या है कि एक गलत चला रहा है, उसको देख के दूसरा भी गलत चलाता है। एक सवाल है, मैं मतलब ऐसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप जैसे कम्युनिकेट करते हैं आम लोगों से, हम लोग अंग्रेज़ी फिल्में देखते हैं, अंग्रेज़ी फिल्मों में जो पुलिस जैसे कम्युनिकेट कर रही है, अमेरिका का है ना, ह्यूमन राइट्स के मसले, हम वो जैसे कम्युनिकेट कर रही है, सर प्लीज़ गेट आउट, प्लीज़ शो यू, हम बहुत अतिरिक्त विनम्रता के साथ, और हम सपने देखते हैं कि हमारे यहाँ की पुलिस भी ऐसी बात करेगी। लेकिन फिर हमारे यहाँ की पुलिस, मतलब आप जो बात करते हैं वो बुरी नहीं है तरीके से, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है हटके। हालांकि जब कैमरा हटता है तो उसके अलावा जनरली जो पुलिस की छवि है कि वो कैसे आम लोगों से बात करती है, उसमें बहुत सारा विवाद भी रहता है, कई लोग आलोचना भी करते हैं। हमारे यहाँ पुलिस को आम लोगों से जो संवाद करना चाहिए, उसकी भाषा, उसका टोन कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मतलब भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। क्या है कि इंडिया में आप मूवीज में भी देखेंगे, पुलिस को एक स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाते हैं। यदि आप बिल्कुल सॉफ्ट भाषा में बोलेंगे तो लोग एक पुलिसिया भाषा को ही लोग अलग समझते हैं। किसी के यहाँ चोरी होती है तो हम पूछताछ करते हैं, तो घर वाला भी आके बोलता है सर सर पुलिसिया तरीके से ज़रा पूछताछ हो जाए तो हमारा भी केस निकल जाएगा। यदि ऐसे आप पूछेगा तो कहाँ बताएगा वो। तो ये पुलिस की पुलिस के बारे में लोगों की छवि उस तरह से बन गई है कि पुलिस अभद्र भाषा का प्रयोग करे, पुलिस डराए धमकाए, यदि पुलिस। लेकिन मेरा मानना है, मैंने तो 150 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सभी लोग बातचीत करता था, वो खुद ही बताते थे उन्होंने कैसे क्राइम किया। काफ़ी नीचे वाले मुझे बोलते भी थे कि सर हमारे सामने वो नहीं बोलता, आपके सामने कैसे बोल देता है। तो ज़रूरी है कि हम थोड़ी ट्रेनिंग दें, इंट्रोगेशन स्किल्स की, नेगोशिएशन स्किल्स की, एंगर कंट्रोल का, कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो निश्चित रूप से इंडिया उसी तरफ जा रहा है। पुलिस को यदि आप पिछले 50 वर्षों में देखेंगे तो काफ़ी चेंज हुआ है और पॉजिटिव चेंज हो रहा है। लेकिन अब जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स होते हैं, निश्चित रूप से उनसे बातचीत करने के लिए थोड़ी सख्ती पुलिस को अपनानी पड़ती है। और काफ़ी लोग यदि हम बिल्कुल सॉफ्ट बात करें तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसमें चीज़ें निकल नहीं पाती हैं। तो ज़रूरी है कि हम कानून को फॉलो करें और थोड़ा सा व्यक्ति को देखते हुए
उसके पर्सनैलिटी को देखते हुए उस पर कार्रवाई करें। ठीक है, आपने एंगर कंट्रोल की बात की और मुझे थोड़ा सा उसमें पास्ट में जाना है। मैं आप एमडी साइकेट्री हैं, है ना? डॉक्टर साहब भी बोल सकता हूँ वर्दी में, तब भी डॉक्टर साहब, सफ़ेद वर्दी नहीं है, पुलिस की वर्दी है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव पूरा ऐसा लिखते हैं। लेकिन मैं पहले ये बताइए मुझे कि आप डेली बेसिस पर इतने सारे लोगों से मिलते हैं। पब्लिक डीलिंग का जो काम है, प्रोफेशन, बहुत सारे पब्लिक डीलिंग काम है, पुलिस उनमें से एक है। काम ही है लोगों से मिलना, उनको सुनना, समस्याएं सुलझाना। जब आप लोगों से मिलते हैं, किरदारों से मिलते हैं अलग अलग, कोई गलती कर रहा है, कोई गलती करके शर्मिंदा बैठा है, कोई गलती कर चुका है पर उसको गिल्ट नहीं है, अलग अलग तरह के लोगों से कोई समस्या लेके आया है। मिलते हुए कोई ऐसा कोई 2-4 किरदार आपको याद रहे कि एक बार वो आया था और उसने मुझे ये सिखाया, या उसने इतनी अजब बात कही, या उसने भारत के बारे में मुझे एक नई जानकारी दी, इस तरह के कोई किरदार याद है? लगातार लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहता है। आप कुछ दिन पहले ही जब मैं एक बार पीसी ले रहा था तो एक चोर से मैंने पूछा कि भाई तुम चोरी करते हो, सामान का क्या किया? तो उसने कहा कि सर कोरोना फैला हुआ था, मैंने उसको लोगों में बांट दिया, जो पशु पक्षी थे उनको खाना खिला दिया। तो हर आदमी अलग होता है। मुझे याद है अभी आज 10th का बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो एक हम लोग 2 टॉपर दुर्ग में थे, एक की 4th रैंक थी, एक लड़की की 7वीं रैंक थी। तो 7वीं रैंक की लड़की के घर में गए, बड़ा छोटा सा घर था, तंग गलियों से था। देख के मेरा इतने इस परिवार में रह के कैसे पढ़ाई किया होगा इसने। जब मैं लड़की से पूछा कि क्या चाहती हो बताओ तुम, कैसे मदद कर सकते हैं तुम्हारी, तो उसने बोला सर मेरे फादर जेल में है, उनसे एक बार मिला दीजिए। जब मैंने कहा क्यों, जेल में क्यों है? तो उसने बताया कि 7 बहनों के बाद एक भाई था, वो भाई नाबालिग में उसने किसी को चाकू मार रहा था, साथ में फादर बचाने के लिए आए, उनके खिलाफ भी मर्डर का चार्ज लग गया, वो 4 साल से जेल में थे। तब मुझे ये चीज़ समझ में आया कि हम समाज में सोचते हैं कि परिवार ऐसा है, घराना ऐसा है। एक तरफ एक बेटी है जो कि गरीब परिवार में रह के फादर जेल में है, आसपास के लोग ताना देते हैं, उसके बाद भी पढ़ के उसने 7वीं रैंक लाई, और एक भाई है जो कि मर्डर करता है, उसके कारण परिवार का नाम नुकसान होता है। तो कभी भी हमें किसी व्यक्ति को लेके उसके परिवार को जो है वो पेंट जज नहीं करना चाहिए। ये बड़ा प्रॉब्लम है। किसी ने मर्डर कर दिया तो लोग कहते हैं वो परिवार तो क्रिमिनल परिवार है। उससे क्या होता है, जो बाकी भाई बहन होते हैं वो क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो भी क्राइम की तरफ चले जाते हैं। अपराध एक इंडिविजुअल माइंडसेट है, पारिवारिक नहीं है। जब तक हम उस इंडिविजुअल को ट्रीट करके नॉर्मल लाइन में नहीं लाएंगे और जब हम बाकी परिवारों को ढकेल देंगे क्राइम में, तो फिर समाज कभी ठीक नहीं हो सकता। एक आपका वीडियो देखा था और वो उससे जुड़ा सवाल ये है, इस तरह के कई हैं जिसमें एक महिला हैं जो स्कूटी लेके आई हैं और हेलमेट नहीं है, शायद 2 महिलाएं बैठी हैं, तो आपने कहा हेलमेट लिया है? बोले नहीं सर हेलमेट नहीं लिया है। तो बोले स्कूटी सेकंड हैंड ली है। बोले ज़िंदगी सेकंड हैंड हो जाएगी ऐसे चलोगी तो। सेंस ऑफ ह्यूमर का क्या रोल है, मतलब आप अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हो? एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर रखने से खुद का स्ट्रेस भी कम रहता है, हमारा सुबह से शाम तक काम रहता है, और क्या है कि मैसेज समाज तक पहुंचता है। सबको पता है हेलमेट लगाना है, लेकिन जब मैं देखता था कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले चेक करते थे तो केवल पुरुषों को चेक करते थे। मैंने कहा तो महिलाओं को हम चेक क्यों नहीं करते? तो कहते हैं सर वो महिलाओं को चेक कैसे करेंगे? मैंने कहा क्यों, महिलाओं के लिए ट्रैफिक के नियम नहीं है क्या? महिलाओं को क्या भगवान ने अलग सर दिया है? उनकी अलग बॉडी है, उनको भी वही चोट लगेगी, उनकी भी जान वैसे जाएगी, और महिलाओं की जान जाएगी तो बच्चों को कौन देखेगा? तो ज़रूरी है कि तो महिलाओं को समझाना मैंने शुरू किया। अब हम तो रोमांचक ढंग से बोलते हैं तो इससे क्या होता है, मैसेज दूर तक जाता है। और दूसरी बात क्या, हम रोमांचक ढंग से बोलते हो दूसरा आदमी खराब भी नहीं लगता, तो वो आदमी भी उसको पॉजिटिव सेंस में लेता है। मुस्कुराते हैं लोग जनरली, मुस्कुराते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है। पर ये कि किसी को अगर बुरा लग जाए तो जैसे आप बात करते हैं। देखिए मुझे इस बात का खुशी है कि मैं 8 वर्षों से 10 साल हो गए पुलिस में मेरे। जब मैं बस्तर में था तो हर साल फोर्स पे 100 से ज़्यादा लोग आत्महत्या करते थे। मैं 10 साल जहाँ भी रहा आज तक किसी ने आत्महत्या नहीं की, कभी भी फैक्टिसाइड की घटनाएं नहीं हुई। 1.5 साल तक दुर्ग में मैंने ये ट्रैफिक अभियान चलाया, कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी ने आत्महत्या या किसी को डिप्रेशन टाइप की चीज़ें नहीं हुई। हम उसको फॉलोअप भी हमेशा करते हैं। जब हमारा ये ड्राइव ख़त्म हो जाता था तो मैं डीएसपी ट्रैफिक को बोलता था कि जितने लोग हैं इनसे बात भी करना, इनको फ़ोन भी करना, वो अभी उस तरफ से निकलेंगे तो उनके घर भी जाएंगे, हम चाय भी पियेंगे। हमारी कोशिश समाज में सुधार लाना है, हमारा कोशिश किसी को नीचा दिखाना नहीं है, और इसीलिए हम किसी का रिकॉर्ड भी नहीं रखते थे, किसी को बुलाते भी नहीं थे। लेकिन निश्चित रूप से जी हम किसी को हम मेरी तरफ से खुद कोई वीडियो नहीं बनाया जाता था, मेरा कोई अपना प्राइवेट चैनल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वायरल होते थे वीडियो तो सारे मीडिया बंधु आके उसको रिकॉर्ड करते थे। लेकिन आपकी वर्दी पे वीडियो में मैंने देखा लेपल माइक्स होते थे और कई चैनल्स के एक साथ होते थे, 5-5 6। हुआ क्या कि यदि आप किसी एक का लगा दें
तो बाकी लोगों को लगता है आप इसको फेवर कर रहे हैं, न्यूट्रलिटी सबका लगा लिया। सबका लगा लिया जो लगाना चाहे और जो उसको दिखाना चाहे। क्योंकि मेरा हमेशा मानना था कि वीडियो दिखाने से लोगों के अंदर एक डर आता है और फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि अच्छा, आप एक, हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है कि नियमों के मतलब एक कानून व्यवस्था ठीक तरह से चलाने के लिए भय कितना ज़रूरी है, आप समझते हैं भय? बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे जो जब हम यूथ होते हैं, एडोलेसेंस फेज में होते हैं, आप देखें जितना एक्सीडेंट होता है 90% लोगों का डेथ जो होता है वो 20 साल से लेके 35 साल के बीच के युवा भी जो है रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। वो एक उम्र ऐसी होती है, हार्मोन का उबाल होता है, आदमी चाहता है मेरे साथ नहीं होगा, मैं तो अच्छा गाड़ी चलाता हूँ, मेरी बाइक अच्छी है, ब्रेक डिस्क अच्छा है। दूसरों का होता है वो ध्यान से नहीं चलाते, मेरे साथ तो नहीं होगा। एक सेंस ऑफ इन्विंसिबिलिटी रहती है, सेंस ऑफ डिनायल रहता है। तो हम एक अब और वो क्या है, एक दूसरे को देख के एफिलिएशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है उसमें। एक आदमी टेढ़ा मेरा गाड़ी चला रहा है, उसने अपना इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला, आदि 10,000 लोगों ने लाइक किया तो और टेढ़ा चलाएगा, उसको और लाइक करेंगे फिर वो और टेढ़ा चलाएगा। इसका उल्टा हम करते हैं, एक टेढ़ा चला रहा है, उसका वीडियो हमने डाला तो फिर उसको देख के बाकी लोग भी चलाना बंद कर दिए। और दूसरी बात क्या है कि हमने क्राउड सोर्सिंग की। मैं शायद पहला एसपी होऊंगा जिसका पर्सनल नंबर वायरल है, पब्लिक पे है। जो भी आदमी कुछ रूल तोड़ता है वो उसका वीडियो डाल सकता है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, उसको हम देखते हैं, उसको हम ढूंढते हैं, काउंसलिंग भी करते इतने हैं। मैसेजेस देख पाते हैं? डेली आप मेरा व्हाट्सएप देखेंगे, कम से कम 1000 से ज़्यादा मेरे व्हाट्सएप मैसेज रहते हैं। मेरा स्क्रीन टाइम, अभी मैं आज देख रहा था तो मेरा स्क्रीन टाइम देखा मैंने, योर स्क्रीन टाइम दिस वीक इज 74 आवर्स, मतलब 7 दिन में अभी 74 आवर्स है, 11 घंटे पर डे है। और वो दिखा रहा था ये 27% लेस देन द लास्ट वीक। मतलब समझ सकते हैं कि 12 घंटे मैं स्क्रीन में रहता हूँ। तो ये भी एक जॉब का प्रोफाइल है जी। और मैं जो भी मुझे मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, अनजान हो, सेव्ड नंबर हो, अनसेव्ड हो, सबको मैं जवाब देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब से आप दुर्ग में थे तो बड़े ऐसा लगता था सक्रिय हैं, जब से कवर्धा ट्रांसफ़र हुआ है आपके जो वीडियोस आते थे थोड़े कम हो गए हैं। क्या शासन की ओर से कोई आदेश है, किसी को नापसंद है आपके वीडियोस? आपने जैसा देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही सबके सामने जब भेंट मुलाकात प्रोग्राम चल रहा तब उन्होंने अप्रिशिएट किया था। हर जगह का डिमांड अलग अलग होता है। जब मैं दंतेवाड़ा में था तो कभी वीडियो नहीं बनाया, हमने 300 हेल्थ कैंप किए, वहाँ साइलेंट काम करने की ज़रूरत थी। जब मैं दुर्ग में आया तो वहाँ यूथ पॉपुलेशन है, एजुकेशनल कैपिटल है, लोग केवल सोशल मीडिया की भाषा समझते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू बातों को प्रोपोगेट किया गया। मैं यहाँ कवर्धा में आया, यहाँ पे मैं आने के पहले 1.5 साल पहले एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हुआ था। 3 जो है इंटरकास्ट कन्फ्लिक्ट, ट्राइबल नॉन ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हुआ। मुझे खुशी है कि जब से 5 महीने से पदस्थ हूँ यहाँ पे शांति बरकरार है। हर जगह की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। आप आलू को आलू से कंपेयर कर, जहाँ आलू की ज़रूरत है वहाँ पे यदि आप टमाटर डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। यहाँ की रिक्वायरमेंट अलग थी। निश्चित रूप से दोबारा यदि शहर में मेरी पोस्टिंग आई, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, तो दोबारा जनता को समझाने की कोशिश होगी। कभी भी आदमी को अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि इंटेंशन अपना अच्छा है तो रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। और इतने वीडियोज़ बन गए हैं कि वो खुद ही रील्स कट कट के चलते रहते हैं, तो लोगों का अवेयरनेस हो रहा है। निश्चित रूप से यदि अवेयरनेस, जैसे साइबर अवेयरनेस, ट्रैफिक अवेयरनेस में हमेशा मेरी कोशिश रहती है कुछ नया किया जाए। और निश्चित रूप से चुनाव के बाद जब समय मिलेगा दोबारा साइबर अवेयरनेस की सीरीज चलाने की कोशिश होगी। एक सवाल और, ये गंभीर सवाल है। आपने साइकेट्री की पढ़ाई की, हम लोगों ने कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स देखे हैं, इसमें लोगों ने कहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ का क्राइम से सीधा रिश्ता है। हाँ, कि किसी भी क्रिमिनल को अगर आप कुरेदें उसके दिमाग को, शायद आपको समझ में आए कि ये क्यों कर रहा है अपराध। चूँकि आपने साइकेट्री पढ़ी हुई है और आप अब पुलिस प्रशासन में हैं, दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। मतलब वो पढ़ाई अब काम आती है इंटरोगेशन में और बातचीत करते हुए समझ में आता है कि नहीं ये तो बॉर्डर लाइन डिप्रेशन का केस हो सकता है, ये एंगर इश्यूज़ हैं, इसको मेंटल हेल्थ, इसको एंग्जाइटी की समस्या है ये, और उसको थोड़ा सा फिर अतिरिक्त संवेदनशीलता से आप करते हैं हैंडल। ऐसा होता है लाइफ में जो भी चीज़ आदमी सीखता है वो काम आता है। और साइकेट्री तो एक बड़ा फील्ड है। आज के दिन में जो आदमी एक व्यक्ति को समझने की कोशिश करे, उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करे, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। क्राइम साइकोलॉजी पे बहुत कम काम हुआ है। हम क्रिमिनल को जनरली क्या होता है कि जो रिसर्च वाले लोग हैं उनको रियल क्रिमिनल से वास्ता कम पड़ता है, और जो हम जिनका वास्ता पड़ता है उनको उतनी साइकोलॉजी का आइडिया नहीं होता है। तो मेरे पास ये फ़ायदा है कि दोनों एक्सपर्टाइज मेरे पास है, तो उसका मैं पूरा इस्तेमाल करता हूँ। जो क्रिमिनल आता है उसको बैठता हूँ, उससे आराम से बात करता हूँ, चाय पिलाता हूँ, बातें करता हूँ, तो मालूम चलता है कि क्रिमिनल बनता कैसे है। और ये भी मालूम चलता है कि सोसाइटी में क्या ट्रेंड है क्राइम का। और जब एक बार आप क्राइम को समझेंगे तभी आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरी कोशिश है कि मैं नीचे वालों को ट्रेन भी करता हूँ कि कैसे
क्रिमिनल्स की साइको, क्योंकि जब तक हम उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे नहीं। जब मैं दुर्ग में मैंने देखा एक क्रिमिनल जेल गया, वहाँ पे सारे क्रिमिनल्स के साथ रहा, निकलने के बाद बेल में मिलने के बाद उसने और क्राइम शुरू कर दिया, कुछ 2-4 चीज़ें और सीख लीं, तो समाज के लिए और ख़तरनाक है। जब तक उसको हम रिहैबिलिटेट करके एक सामान्य नागरिक नहीं बनाएंगे, तब तक जो है क्राइम पे अंकुश लगाना संभव नहीं। ठीक है, तो आप चूँकि आप धीरे धीरे आपकी जर्नी में चलते हैं पीछे, शुरू से शुरू करते हैं। मैं फिर एमडी साइकेट्री की पढ़ाई क्यों की और फिर आईपीएस क्यों बन गए, इस पे भी आऊँगा। बचपन कैसा बीता? आप बेगूसराय के रहने वाले हैं, बिहार बेगूसराय के? बिहार बेगूसराय में चेरिया बरियारपुर गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। पापा क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो हमारी पोस्टिंग देश भर में होती थी, लेकिन गांव हमेशा साल में हम लोग 2 महीने जाते थे, और गांव की जो मिठास है अभी भी याद आती है। ये छत्तीसगढ़ भी मिलता जुलता है हमारा, तो फ़ायदा मिला है मुझे कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो देश भर के बच्चे वहाँ पे थे, तो शुरू से डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों के साथ रहना। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया है। कहाँ से, किस? हमने रांची में 2 साल पढ़ाई की, रामगढ़ में, वहाँ से सिलीगुड़ी में पोस्टिंग हुई पापा की, तो सिलीगुड़ी में पढ़े, फिर पुणे गए, पुणे से दिल्ली गए, दिल्ली से गोवा में गए, गोवा से ग्वालियर गए, तो हमने पूरे 5-6 बहुत जगह, सारे जगह घूम ली। 1 से 12 में 7 जगह पे पापा की पोस्टिंग आई, और 7 जगह से मेरी स्कूलिंग हुई। और फिर ये क्यों लगा कि डॉक्टर बनना चाहिए? ये मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे नौजवान ही देख रहे होंगे, और नौजवान ही देखते हैं ज़्यादातर लल्लन टॉप, और वो किसी भी सफल व्यक्ति को देख करके उसके जीवन की प्रेरणा की कहानी जानना चाहते हैं। डॉक्टर बनना आपका सपना था, या परिवार में किसी का, पिताजी का या किसी का सपना था, या जो आप जी रहे हैं आप वो आपका सपना है, या सपना बदल भी सकता है? ये मैंने देखा कि जब आप 15, 20, 17, 18 साल के होते हैं, +2 जब आप करते हैं, तो 16, 17 साल के दुनिया आपने देखी नहीं होती है, तो जो आसपास के लोग जो चीज़ बोलते हैं अच्छा है, तो उसी से आदमी की थिंकिंग बिल्ड होती है। जैसे आप देखेंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं फैमिली में, ज़्यादातर लोग सीए बनते हैं, जो लॉयर्स फैमिली में होते हैं लॉयर्स बनते हैं। मेरे पापा इंजीनियर थे, उनका मन था कि डॉक्टर मैं बनूँ। मेरा मैथ्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट था, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था, एनआईटी में भी और इधर मेडिकल में भी। मेडिकल में मैंने एडमिशन लिया, मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद काफ़ी मुश्किलातें आई मुझे, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट था, बायोलॉजी याद करने में मुश्किल आती थी। इंजीनियर शायद बेहतर बन जाते हैं। बेहतर बन पाता, और तो लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि आदमी को कहीं भी आदमी की जगह पे जाए तो चैलेंज की तरह लेना चाहिए। मैं एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, मेरे नंबर 50 में कभी आधा, 1, 2, 3 इस तरह से नंबर। कहाँ से की एमबीबीएस की? मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से मैंने एमबीबीएस किया। और एमडी? एमडी मैंने एम्स न्यू दिल्ली से किया। एम्स से किया। वहाँ तो सिलेक्शन आसान नहीं होता। सिलेक्शन आसान नहीं है, एमबीबीएस में इतना कम नंबरों आने के बाद भी मैं लगातार पढ़ता रहा, हिम्मत मैंने नहीं छोड़ी, और मैंने देखा कि अब डटे रहते हैं तो साल 2 साल में आदमी एप्टीट्यूड आदमी को आ ही जाता है। और जो आप नई चीज़ सीखते हैं उससे फ़ायदा होता है। मेडिकल में बैठ के पढ़ने की आदत बनी, तो एकाग्रता बढ़ी, पेशेंस बढ़ा, लोगों को समझने की ताकत बढ़ी। ऑब्जर्वेशन जो आदमी का अच्छा है वो लाइफ में जनरली अच्छा करता है। तो यूथ से भी मेरा एक कहना है कि काफ़ी लोग क्या होता है एक जगह पर चले जाते हैं, तो मेरे पापा के कारण मैंने ज्वाइन कर लिया, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं हुआ है। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि बना हुआ आदमी के लिए नहीं होता है। ये है कि कहीं पे मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे मेहनत कम करने की ज़रूरत पड़ती है। या तो आदमी को लाइफ में डिसाइड करना चाहिए मुझे यही करना है और वही करना चाहिए, नहीं तो यदि आपने अपने डिसीजन से कोई चीज़ ले लिया है तो उसमें पूरे मन लगा के करना चाहिए। कन्फ्यूजन का जो स्टेट है आजकल, काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। मैं देखता हूँ उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अरे हमने काम तो कंप्यूटर में ही करना है, 4 साल क्या कर फ़ायदा। जब वो फिर एमटेक में भी एडमिशन ले लेते हैं, नहीं हमें काम तो वही करना है, ये भी कोर्स कर लेते हैं। हम केवल करने के लिए ना करें, क्योंकि लाइफ बहुत कीमती है। आप देखें तो 20 साल से लेकर 60 साल की जो मेन प्राइम लाइफ 40 ईयर्स की है, उसका यदि आप 5 साल, 6 साल, 10 साल किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस की। वैसे आपने प्रैक्टिस तो की है? मैं 2006 से 9 मैंने एमडी किया, और फिर 9 से लेकर 13 तक दिल्ली में एम्स में, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, यूसीएमएस में, अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल से मैंने काम किया। और इस दौरान यूपीएससी की तैयारी की, तो वो कहाँ से आया? ये लगा कि अब यूपीएससी करते हैं यार, ये मज़ा नहीं आ रहा। मैं देखा कि लाइफ थोड़ी सी मोनोटोनस हो रही थी। एक ही मरीज बार बार देखना, उसको दवाई देना, वो दवाई खाए ना खाए, दोबारा आपके पास आए ना आए। तो फिर मैंने ये देखा कि यदि किसी को, और सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, क्या मैं ये एक सवाल अक्सर सोचता हूँ कि जो लोग साइकेट्रिस्ट हैं
डॉक्टर हैं उनको डेली बेसिस पर इतने परेशान लोगों से मिलना होता है, ये उनके जीवन को, उनके जहन को भी अफेक्ट करने लगता है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो काफ़ी लोग कहते हैं पागलों का डॉक्टर है, खुद भी पागल होते हैं, ये आप सुनेंगे। कारण ये है कि आप यदि मेंटली इल पेशेंट को सुबह से शाम तक आप देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी विषमताओं को देख के अपने भी साइकोलॉजी पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो आज के दिन में जो प्रोफ़ेशनल होते हैं, वो अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ को अलग रखने की कोशिश करते हैं। और पहले मेंटल हॉस्पिटल साइकियाट्री हुआ करती थी, दवाइयाँ अच्छी आ गई हैं, लोग अच्छे ठीक हो जा रहे हैं, ओपीडी में। और कोरोना के बाद तो आप देखेंगे तो लोगों की एंग्जायटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। पहले मीडिया में साइकियाट्रिक इलनेस को लेके एक स्टिग्मा बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम में लोग ओपन हो रहे हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ बता रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जायटी का शिकार हैं। लोग खुल के ओपन हो रहे हैं ट्रीटमेंट को लेके, जो निश्चित रूप से काफ़ी फ़र्क आया है। अब लोग साइकोलॉजिस्ट से मिलने में लोगों को खराब नहीं लगता। और निश्चित रूप से जैसे फ्रैक्चर एक बीमारी है, जैसे इन्फेक्शन एक बीमारी है, वैसे ही मेंटल इलनेस एक बीमारी है जो और ट्रीट की जा सकती है, जो बस टाइमली। ट्रीटेबल है। और उससे आपकी डिसेबिलिटी कम होती है और आपका परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो यदि आपकी एफिशिएंसी 80% है, तो आप 40% पे काम कर रहे हैं, तो आप अपना जो बेस्ट है जो वो को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन अंदर सेट होता है। तो सबके से मेरा आह्वान है कि जब भी आप परेशान हो, ज़रूर एक मतलब अपने दोस्तों से डिस्कस करें, फैमिली से डिस्कस करें, और लगता है कि प्रॉब्लम आपकी डिटोरिएट कर रही है, हाँ, तो हेल्प लें। बिल्कुल हेल्प लें। हेल्प लें। एक चीज़ और, क्या आपका नक्सल इलाकों में आपकी पोस्टिंग रही? 2018 में दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ था, जिसमें दूरदर्शन के कैमरा पर्सन का दुखद निधन हो गया था, उसमें आपका एक वीडियो वायरल हुआ था उस समय कि आप घटना की जानकारी देते हुए फूट-फूट कर रो पड़े थे। क्या क्या समय? वहाँ पे दूरदर्शन की टीम आई थी, वहाँ पे एक नीलावाया बूथ था अरनपुर थाना क्षेत्र में, पहली बार मतदान होना था। नेशनल मीडिया के 3-4 ग्रुप्स आके वहाँ पे कवर करके गए थे। एक दूरदर्शन की टीम आई थी, मैंने उनको बताया कि वहाँ पे रिस्की है, वहाँ पे लगातार नक्सली जो है वो रेकी कर रहे हैं, फोर्स पे हमला कर सकते हैं। लेकिन उनकी नेशनल ब्रॉडकास्टर के साथ थे, तो जाना चाह रहे थे, और मुझे भी लेके जाना चाह रहे थे, तो फिर मैं उनके साथ गया। अचानक डीजी सीआरपीएफ का आना हुआ और मैं बीच रास्ते से वापस हो गया। उन पे अटैक हुआ, एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ, दूरदर्शन का एक कैमरामैन जो है वो शहीद हुआ। मेरे लिए बहुत भावुक पल था, क्योंकि मेरे बोलने पे सब इंस्पेक्टर गए थे, और कहीं ना कहीं हम ज़्यादा अलर्ट रहते तो उस घटना को रोक सकते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा उसके बाद कि अच्छा डॉक्टर वो नहीं है जो मरीज़ की पैर काटने की ज़रूरत पड़े तो वो रोना शुरू कर दे। यदि यदि केवल पैर काटने से शरीर बच सकता है, तो अपने को पैर भी काटना पड़ सकता है। बहुत चीज़ें बदली नहीं जा सकती, वो डॉक्टरी में भी है और पुलिस में भी। यदि हम नक्सल अभियान में जाएंगे, कभी हमें सफलता मिलेगी, कभी हमें असफलता मिलेगी, कभी जान जाएगी। निश्चित रूप से हमें हिम्मत रखना है, लीडर यदि हिम्मत रखेगा तभी फौज जो है हिम्मत से काम कर सकती है। तो उसके बाद हम लोगों ने अच्छे ऑपरेशंस किए, जो नक्सली इसमें इन्वॉल्व थे काफ़ी सरेंडर हुए, काफ़ी अरेस्ट हुए, काफ़ी को हमने एनकाउंटर में मार भी गिराया। तो निश्चित रूप से एज ए कमांडर हमें पॉजिटिव साइड में लेना चाहिए। लेकिन हम कितना भी कहें, डॉक्टर हैं, पुलिसमैन हैं, हम इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, हम इमोशनल एनिमल हैं। तो इमोशंस आते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें। जनरली अब मतलब वो एक घटना थी, पर आपके करियर में ऐसी घटनाएं और हुई हैं क्या कभी? भाई सिर्फ रोने की ही बात नहीं है, जिसने आपको इमोशनली प्रभावित हुआ है, वहाँ आपको यस ज़िले के कप्तान के तौर पर, ज़िले के एसपी के तौर पर मामले को देखना है, लेकिन उसको निपटा करके जब आप घर आए, उसके बारे में सोचते रहे, परेशान करती रहे, ऐसा हुआ है? बिल्कुल, काफ़ी सारे घिनौनी हरकतें होती हैं। जब मैंने देखा 3 साल की बच्ची के साथ एक बार गैंग रेप 5-6 लोगों ने किया, तो ऐसा प्रतीत, आसपास के लोग भी बोलते हैं साहब इसको तो चौक चौराहे पे मार देना चाहिए, इसको तो तब लगता है आपको कि यार तब जो एक इमोशनल ये है कि नहीं, ऐसे लोग लंबा ट्रायल चलता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि कोई फास्ट ट्रायल रख के इसको सज़ा दिलाई जाए। लेकिन कितनी बार फिर ख़राब लगता है कि फिर आपस में चीज़ें कभी कभी बयान कुछ लोग पलट जाते हैं, कुछ जब हमारे अपने लोग ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं, और जब बाद में मालूम चलता है कि वो व्यक्ति छूट गया, तो बहुत कुछ उठता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी सुपरविजन में प्रॉब्लम रही कि ऐसे लोग कैसे छूट गए। तो निश्चित रूप से हमारी कोशिश है कि हम चीज़ों को करें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें अपने कंट्रोल से बाहर होती हैं। ठीक है। एक जो नक्सल एरिया में आपकी पोस्टिंग रही और एक घटना का आपने जिक्र किया, पर एक इन जनरल उस इलाके की थोड़ी सी और जानकारी दीजिए। आप एक इलाके के पुलिस कप्तान हैं, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, ठीक है, लेकिन जो नक्सलियों की हमारी फोर्सेस से लड़ाई है,
उसको वहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो फेयर फाइट नहीं है, क्योंकि हम दोनों इक्वल, मतलब नक्सली और हमारी फोर्सेस इक्वल धरातल पर नहीं है। उनके पास एक एडवांटेज है कि वो उस इलाके को बेहतर समझते हैं, उनके पास इस तरह के, जैसे वो एक बेहतर व्यू पॉइंट पर होते हैं हमें लेकर, कि अगर पुलिस की टुकड़ी या फोर्सेस की टुकड़ी जा रही है तो उन्हें पता होता है कि यहाँ से शायद गुजर रही है, और हमें नहीं पता कि वो हमें कहाँ से देख रहे हैं। उस इलाके को थोड़ा समझाइए जो लोग नहीं देखते जानते। ये गुरिल्ला वारफेयर का ये बेसिक टेनेंट्स है। गुरिल्ला वारफेयर में जो दुश्मन है उसको हमेशा एडवांटेज रहता है, वो वहाँ का टेरेन जानता है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानता है। वो आप पे पहला अटैक करता है, जब आप पे अटैक करता है या आपके कुछ लोग घायल हो गए, कुछ शहीद हो गए, तो आपको रेस्क्यू में लग जाना पड़ता है। आप जब भी बाहर निकलते हैं अपने कैंप से तो उनके वाचर्स लगे रहते हैं जो आपकी सूचना लीक कर देते हैं, रास्ते में प्रेशर आईडी लगा देते हैं, स्पाइक्स लगा देते हैं, किसी का पैर लग गया, किसी के पैर को नुकसान हो गया, लगातार घटनाएं होती हैं। फोर्स को मोटिवेट करके चलना पड़ता है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि यदि हम जनता को अपनी तरफ खींचें, ये जन युद्ध है, जनता जिसकी तरफ रहेगी वो भारी पड़ेगा। लगातार पिछले 10 वर्षों में लगातार वहाँ कैंप्स खोले गए, वहाँ पे लोकल भर्ती की गई, लोकल लोगों को प्रशासन के साथ जोड़ा गया, डेवलपमेंटल वर्क्स हुए। और आप देख सकते हैं कि देश में एक समय था कि जब माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी ने सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कहा था, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, करीब 300 ज़िले उस टाइम अफेक्ट हो गए थे। आज सिकुड़ के ये करीब 70 से 80 ज़िले पे आ गए। तो हमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है, लगातार लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि जब मैं वहाँ 6 साल पदस्थ रहा दंतेवाड़ा में, तो मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, हम दोनों ने मिलकर करीब 300 से ज़्यादा हेल्थ कैंप वहाँ पे लगाए। ऐसा कोई गांव नहीं था जहाँ पे हम लोग गए, हम लोग ने टेंट लगाया, अपनी दवाइयाँ रखी और अपनी दवाइयाँ बाँटी। और मैं हमेशा वर्दी में घूमता हूँ, यहाँ भी वर्दी में घूमता हूँ, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो। बस्तर में भी अंदरूनी क्षेत्रों में वर्दी के साथ जाता था। मेरा हमेशा मानना है कि यदि हम इंटेंशन हमारा बहुत ज़रूरी है, यदि हमारा इंटेंशन जनता को, और एक छोटा बच्चा से लेकर एक बुजुर्ग आदमी भी आपकी इंटेंशन को आपकी हरकतों से, आपके व्यवहार से समझ जाता है। यदि आपका इंटेंशन सॉफ्ट है, यदि आपका इंटेंशन मदद करना है, तो एक हवा में एक अलग एक खुशबू फैलती है। और यदि आप जनता के हित के लिए कभी जाएंगे, ना आपके ऊपर हमला होगा, ना फोर्स पे हमला होगा, और जनता का हम सहयोग लेंगे, तो धीरे धीरे करके नक्सलवाद जरूर खत्म होगा। ज़रूर ख़त्म होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थोड़ा लौटते हैं। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इलाके के मीडिया वहाँ मौजूद होता है, और उसके बाद कई बार आप अपराधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर देते हैं। उस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे भी लगे हैं और आप पूछते हैं कि बताओ भाई, तुमने इनको धमकी दी, कैसे धमकी दी? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो ऐसे नहीं, तुमने ज़ोर से बोला होगा। फिर बताता है बोल कर कि एक तरह से सीन का रिक्रिएशन कई बार आप करते हैं, या कि नहीं, अम्मा का फ़ोन खो गया, अरे अम्मा आप ही का फ़ोन है ना, आप चलाती हैं, इस्तेमाल करती हैं, ये लो मिल गया फ़ोन, इस्तेमाल करो। ये जो सीन का रिक्रिएशन है, इससे क्या अचीव होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस? इससे 3-4 चीज़ें अचीव होती हैं। एक तो किसी के यहाँ चोरी हुई, जब वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि चोरी घर में कैसे हुआ, तो टीम मेरी जाती है, हाँ यहाँ से घुसे, उससे लोगों को मालूम चलता है किस टाइम चोरी होता है ज़्यादा, कैसे चोरी होता है, किन लापरवाहियों के कारण होता है। यदि हम इन चीज़ों को जानेंगे तो आप तैयार हो जाएंगे। यदि आप छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करेंगे तो आप चोरी से बच सकते हैं। आपको मालूम चलता है कि आपके बच्चे क्राइम में क्यों जाते हैं, तो आप प्रिकर्सर पहले ही दिन रहते ही उसको आप रोक सकते हैं। जैसे मैंने देखा ज़्यादातर जो बच्चे जो क्राइम की तरफ जाते हैं, उनके ग्रुप का इफ़ेक्ट होता है, एडिक्शन जो उनके अंदर है, टोबैको, अल्कोहल, कैनबिस, उसका रोल है। जो बच्चियाँ साथ में भाग जाते हैं प्रेम प्रसंग में नाबालिग, घर वाले बाद में परेशान होते हैं धर्म को लेके, जाति को लेके, और जब उनके वो फ़ोन तक ध्यान नहीं रखते, बच्चों का टाइम पे नहीं बच्चों को दे पाते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम क्राइम क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या उसके कंसिक्वेंसेज हैं, कैसे उससे रुका जा सकता है। और जो लोग, काफ़ी लोग मूवीज़ को देख के ग्लैमराइज करते हैं क्राइम को, अभद्र भाषा को ग्लैमराइज करते हैं, एडिक्शन को ग्लैमराइज करते हैं, उस टोन को ग्लैमराइज करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये जो क्राइम है उसका अंत कितना भयावह होता है, आज के टाइम में हर आदमी शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, तो हम इसके थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे कि साइबर क्राइम है, इतने मैसेज आते हैं फ़ोन में कि आप ऐप डाउनलोड ना करें, लिंक क्लिक ना करें, लोग पढ़ लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन होता है सामने, तो हर आदमी एसोसिएट कर पाता है, कहानी की तरह याद रख पाता है। कहानी की तरह याद रख पाता है। एक सवाल इसमें ये, और ये आपकी आलोचना भी है, कि इसमें एक पक्ष है कि पुलिस कैसे काम करती है, उसमें अगर थोड़ी सी पारदर्शिता हम ला सकें, भले ही थोड़ी नाटकीयता के साथ, तो ये आपके पक्ष में काम करेगा, जनता को ज़्यादा जागरूक बनाएगा।
दूसरा पक्ष ये कहता है कि पुलिस प्रशासन एक ऐसा विभाग है जिसको एक न्यूनतम गोपनीयता की ज़रूरत भी होती है कुछ चीज़ों में। तो आपका जो काम करने का तरीका है वो इसमें कुछ एक कॉन्ट्रास्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? गोपनीयता कई बार चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और एक सवाल इसी में जोड़ करके कुछ लोग ये भी इस तरह से भी कई बार आलोचना करते हैं कि आप जिस तरह से किसी आरोपी से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि कोर्ट ने उसको दोषी ठहराने से पहले ही आप उसको अपराधी मानकर उसको शेम करना शुरू कर दिया। जैसा आप देखेंगे अखबारों में छपता है कि इसने मर्डर किया, इसको पकड़ लिया गया। उन्होंने वहाँ तो ट्रायल, वहाँ तो डिसीजन आ जाता है। मैं तो उसको बुलाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि बताओ भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। वो अपनी कहानी सुनाता है। वो चाहे तो बोल सकता है कि साहब मुझे तो पुलिस वाले पकड़ के ले आए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो चाहे तो ये भी बोल सकता है साहब वो तो मुझे फंसा दिए हैं। वो अपनी मन की बात रखता है। आप देखेंगे ज़्यादातर जो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें लोग अपनी कहानी बनाने के बाद उनकी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। उसके ये तो मीडिया के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सीन है, उसके बाद उसको हम अलग से बैठाते हैं, उसको हम समझाते हैं, उसके परिवार को बुलाते हैं, उसको समझाते हैं। एक पर्सनल काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है। और यही कारण है कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आया उसके बाद दोबारा कभी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसने दोबारा कभी अपराध नहीं किया। ये भी अपने आप में एक सफलता है। निश्चित रूप से काफ़ी सुधार इसमें लाया जा सकता है। जहाँ तक जजमेंट, हम जजमेंट नहीं सुनाते, वो खुद मानता है और खुद अपना जजमेंट देता है। एक मैं देख रहा था वीडियो कि जेल एक चोर था, उससे पूछा कि मुझे जानते हो, मेरी बात होती है जेल में? तो उसने कहा आपका तो बहुत नाम चलता है। तो जेल में भी खैर फ़ैन है। एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जब आपके साथ ये टैग जुड़ता है कि सोशल मीडिया पर अतिरिक्त सक्रिय, सोशल मीडिया पर पॉपुलर, आपकी रील्स कट के वायरल हो रही हैं, आईपीएस अभिषेक पल्लव। एक मैं कार्यक्रम की एक और वीडियो देख रहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य पुलिस अधिकारी भी थे, उनका परिचय करा रहे थे और आपका परिचय कराते हुए उन्होंने कहा इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ऐसी पॉपुलैरिटी का जो टैग है कि बहुत पॉपुलर आईपीएस, कैसा फील होता है? यदि आप अच्छी चीज़ों के लिए पॉपुलर हों, यदि आपके वीडियो देख के कोई आदमी सीख पाए, मुझे खुशी है कि डेली कम से कम मुझे 30 से 40 लोग मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि सर हमने आपका वीडियो देखा था, हमारे साथ भी साइबर फ्रॉड होने वाला था, हम बच गए। काफ़ी लेडीज़ मैसेज भेजती हैं कि सर मेरा बेटा था, वो इतना समझाती थी हेलमेट पहनने को, कभी नहीं पहनता था, लेकिन अब आपका वीडियो देखने के बाद वो डर से ही सही लेकिन हेलमेट पहनता है। अच्छा देखिए, समाज में यदि सुधार हो रहा है, सुधार धीरे धीरे आता है, सतत प्रक्रिया है। जहाँ तक फेमस होने की बात है, मेरा हमेशा मानना है अच्छा काम यदि आप करते हैं, किसी भी फील्ड में करते हैं, तो आदमी की प्रसिद्धि थोड़ी बहुत बढ़ती चली जाती है। और मेरी मकसद प्रसिद्धि नहीं है, मेरा मकसद ये है कि लोग कुछ अच्छा सीखें। और जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि यही व्यक्ति जब दिल्ली जाता है तो वहाँ हेलमेट पहनता है, वहाँ सीट बेल्ट लगाता है, और वही जब वापस रायपुर आता है छुट्टी में 3 दिन 4 दिन के तो बिना हेलमेट के घूमता है। वो एक आलोचना का बिंदु भी है ना कि रेलवे स्टेशनों पे लोग थूक देते हैं पर मेट्रो स्टेशनों पे नहीं थूकते। तो निश्चित रूप से डर इंडिया में बहुत काम आता है। कानून का डर होना चाहिए। कानून का डर से यदि व्यक्ति की जान बच सकती है तो निश्चित रूप से थोड़ा डर तो अच्छा है। आखिरी चीज़ बस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो नौजवान, उनके लिए आपकी ओर से अभिषेक पल्लव क्या कहेंगे? मैं यूपीएससी की तैयारी करने वालों को पहला टिप तो ये दूंगा कि पहले तैयारी से पहले सिलेबस देख लें, अपने रिसोर्सेज देख लें, मन बना लें, क्योंकि ये टेस्ट मैच क्रिकेट है, ये T20 और वनडे नहीं है। मैंने काफ़ी टॉपर्स को देखा जो आईआईटी के टॉपर्स थे, यूनिवर्सिटीज़ के, ड्यू के टॉपर्स थे, और यहाँ पर आने के बाद उनकी हालत खास्ती हो गई, 5-6 साल के बाद वापस हो गए। ये तैयारी के लिए एक अलग सेट स्किल चाहिए। आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक थॉट प्रोसेस फास्ट फ्लो करना चाहिए, आप जो है एक परसिवरेंस होना चाहिए, फेलियर को टॉलरेट करने की आपके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, लकी हो तो फर्स्ट में भी हो सकता है, ना हो तो सेकंड भी लग सकता है, थर्ड भी लग सकता है। वो जनरल में 6 अटैम्प्ट और रिजर्व में 9 अटैम्प्ट हो गए, तो लोग लंबे लंबे अटैम्प्ट भी लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक जीवन पद्धति है। यदि आप 3-4 साल, एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप लकी हो सकते हैं, अनलकी हो सकते हैं। तो कभी ये मत, काफ़ी टॉपर्स ये बोलते हैं कि जो मेहनत करेगा उसका हो ही जाएगा। केवल इनकी बातों में ना रहें, यहाँ पे जिसकी प्रिपरेशन है, अपने रिसोर्सेज देखें, अपने आत्मबल को देखें, आत्मचिंतन करें, क्योंकि आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज अपने करियर का देने जा रहे हैं। 2 साल से लेके 5 साल का टाइम स्पेन, मिनिमम तैयारी 1.5-2 साल लगता है। साइकिल ही 1.5 साल का है यूपीएससी का। तो जब 1.5 साल से 5 साल के साइकिल में आप घुस रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। उस टाइम ये ना सोचें कि मेरा नहीं होगा तो मेरी शादी होगी कि नहीं, नहीं होगा तो मेरे आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, आगे का कोई कुछ नहीं जानता, नहीं होगा तो भी ज़िंदगी चलेगी।
ज़िंदगी चलती ही रहती है, किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है। लेकिन यदि आप में पेशेंस है, परसिवरेंस है, इतना मेंटल रेजिलियंस है, तभी तैयारी में घुसे, दूसरों को देख के तैयारी में ना घुसे। काफ़ी लोग इसलिए घुसते हैं यूपीएससी की तैयारी में कि हमारे घर वाले चाहते हैं, हमारे दोस्त बन गए तो हम भी बन जाएं। किसी से कंपेयर ना करें, अपने अंदर झांकें, अपने अंदर ताकत देखें, और एक बार तैयारी में घुस जाएं तो उसके बाद इधर उधर इधर तिधर ना देखें। प्रेम कहानी की तरह यदि आपने चूज कर लिया कि इस लड़की से शादी करनी है, तो फिर ना आदमी समाज को देखता है, ना धर्म को देखता है, ना परिवार को देखता है। वैसे ही है, यदि ये भी एक यूपीएससी एक अलग लव स्टोरी है। यदि घुसे हैं तो उसको फतह करके ही निकलना चाहिए। ठीक है। तो ये थे छत्तीसगढ़ कैडर के बहुत पॉपुलर ऑफिसर, अभी वर्तमान में कवर्धा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव। आप दी लल्लन टॉप देख रहे थे। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।